जेल में कैद इमरान खान ने भी गुफ्तगू करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बनवाया। उन्होंने आज इमरान खान ने यह भी दावा किया कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस ने बनवाया और फिर तब्दील कर दिया, चीफ जस्टिस इस कानून साजी से अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। इस कानून साजी से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। इमरान खान ने कहा कि इस कानून साजी को अब तक सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ा हमला करार देता हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से मंसूर अली शाह ने खत में बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इमरान खान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को बुनियाद बनाते हुए मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार एम्पायर ही नहीं बल्कि उनकी टीम का ओपनर बल्लेबाज है। काजी फायज ईसा दूसरा बल्लेबाज है। उनकी तमाम हरकत मुफादात का टकराव है। ये चाहते हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और एम्पायरों को तौसी मिले। इमरान खान ने यह दावा किया है और वजाहत दी है अपनी तरफ से कि काजी फायज ईसा लंदन प्लान का हिस्सा थे। ये इल्ज़ाम वो पहले भी लगा चुके हैं। आज मजीद उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा ने कौम के साथ फ्रॉड किया। हमारी 9 मई और 8 फरवरी की दरख्वास्तें काजी फायज ईसा ने नहीं सुनी और हर हरबे के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हमारी 4 नशिस्तें कम कर दी। हमारी कोई भी पिटिशन नहीं सुनी जा रही। सब कुछ बेनकाब हो गया है। इमरान खान ने मजीद दावा किया है कि थर्ड एम्पायर उनकी पुश्त पर है और उसको भी तौसी मिलेगी। ये एक ग्रुप बना हुआ है बकौल इमरान खान। आज इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि इलेक्शन से तहरीक इंसाफ को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देना उनकी कोशिश थी, मगर अब सारे पर्दे हट चुके हैं। इमरान खान ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि मातहत अदलिया मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है और जो जज कंट्रोल नहीं होता उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक जज 9 मई के मुकदमात का फैसला देने लगा तो उसको भी तब्दील कर दिया गया। ज़बरदस्त जजेस रास्ते में आए मगर उनको हटा दिया गया। इजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी को काजी फायज ईसा ने बाहर कर दिया। तहरीक इंसाफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को अदलिया पर हमला करार दे रही है और इस हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज भी करेगी। एहतजाज और रावलपिंडी जलसे के हवाले से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की है। 1.5 घंटे तक जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रहने वाली इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ मुसलसल चीफ जस्टिस पर एतराज उठा रही है और आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक केस में सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान ने भी चीफ जस्टिस पर एतराज उठाते हुए कहा कि हमें चीफ जस्टिस के केस सुनने पर एतराज है। इस पर चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लीजिए, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए, आपको बाद में सुनेंगे। एतराज मुस्तरद होने पर हामिद खान कमरा अदालत से बाहर चले गए। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजो बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं एक मुल्क के बसने वाले हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भेजा। हमने सीखा है कि इदारों का काम खतो किताबत नहीं, खतो किताबत में जो ज़बान इस्तेमाल होती है ये तरीका नहीं मुल्क चलाने का। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नुक्ता दराज किया कि इख्तलाफ इस बात पर आया था कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के भेजे गए नामों पर इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है लेकिन ट्राइब्यूनल के लिए जजेस की तैनाती हाई कोर्ट्स की मुशावरत से होती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई मामूली इंसान तो नहीं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स दोनों इदारों के लिए इज्जत है। ट्राइब्यूनल्स में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात हम अब खत्म करना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार सलमान अकरम राजा ने अदालत से इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार ना दिया जाए। एक हाई कोर्ट का जज बतौर ट्राइब्यूनल भी जुडिशल काम कर रहा होता है। जुडिशल काम को एग्जीक्यूटिव के मातहत नहीं किया जा सकता। अदालत रिटायर्ड जजों की तैनाती पर भी कोई ऑब्जर्वेशन ना दे। हमने रिटायर्ड जजों की तैनाती का कानून चैलेंज कर रखा है। अदालत की ऑब्जर्वेशंस आने से हमारा केस मुतासिर होगा। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि राजा साहब आप क्या कहते हैं, मर्जी का जज ट्राइब्यूनल में केस सुने, हम वकला का एहतराम करते हैं मगर ये तवक्को भी रखते हैं कि वकला हाई कोर्ट जजेस का एहतराम करें। आप ये कहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स में ये जज हो और वो ना हो। सलमान अकरम राजा ने अर्ज किया कि नहीं सर, मैं ये नहीं कहता। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने अदालत को बताया कि जस्टिस आलिया नीलम ने हमें कहा है कि नए कानून के तहत मुशावरत की जरूरत बाकी नहीं रही। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद मामला हल हो चुका है। हम नए कानून के तहत 4 ट्राइब्यूनल्स खुद तैनात कर सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने अर्ज किया कि जी हम 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन कर देंगे। समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अहम तरीन इन आईनी और कानूनी मामलात में आईनी इदारों के अपने ही अंदर एक लकीर खींचकर तकसीम की बुनियाद रख दी गई है। सियासत और इक़्तिदार के इस खेल में
ملکی اداروں کی ساکھ مجرو، اختیارات گروی اور آزادی سلب کرنے کے جتن ہیں۔ عدالتی اصلاحات کے نام پر آئینی پیکیج اور آرڈیننس کے ذریعے حکومت اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے اور ایک آئینی عدالت کا قیام زور پکڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس حوالے سے موجود ہیں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور لائر فیصل صدیقی صاحب۔ سر فرمائے دیجیے گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک نئے عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے رہیں گے۔ اپوزیشن بھارا اس حوالے سے کمپلیٹ ڈائلوشن آف پاورز آف دا سپریم کورٹ کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ اگر یہ آئینی عدالت بن گئی تو۔ مگر سر جرمنی، فرانس، آسٹریا، بیلجیم، آپ کے پورچوگل، اسپین، 70 سے زائد ممالک ہیں اس دنیا میں جن کے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں۔ دیکھیے ان تمام کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت مختلف ہے۔ Let us take the example of the two most famous constitutional courts, which is South Africa and Germany. دیکھیے ساؤتھ افریقہ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے تھے جب ان سینس ایک نیا ساؤتھ افریقہ جنم ہوا اس کا آفٹر نیلسن منڈیلا واز ریلیزڈ، اینڈ ایک کمپلیٹلی نیا جوڈیشل سسٹم آیا بیکاز اس سے پہلے ایک اپارتھائڈ جوڈیشل سسٹم تھا۔ تو وہ 94 میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے۔ آپ جرمنی لے لیں، جرمنی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، اور جرمنز اپنا نیا کانسٹیٹیوشن پروبلیگیٹ کرتے ہیں 1949۔ تو بیکاز آف دا سرٹن کانٹیکسٹ آف دا نازی رول ان جرمنی ایک نیا کوڈ بنتا ہے۔ آپ کے ہاں بالکل مختلف چیز ہو رہی ہے۔ آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاں ایک لانگ اسٹیبلشڈ ایک سپیریئر کورٹ ہے جو ریلی 1935 کے ایکٹ سے چل رہا ہے۔ وہ پہلے فیڈرل کورٹ ہوتا تھا، پھر 56 کے بعد سپریم کورٹ وجود میں آیا۔ اس لانگ اسٹینڈنگ سپریم کورٹ کو اب اچانک اوور نائٹ ان سیکریسی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل ہی مختلف کانٹیکسٹ ہے، اور اگر آپ اس پروویژنز کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کے جو انٹینشنز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے یا ہم کوئی ایک ماڈرن ریاست بن جائے جس طرح بلاول صاحب ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کی ریزنز بڑی کلیئر کٹ میلا فائڈی ہے، اور میں نے تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج کو کہا ہے کہ دس از لائک کانسٹیٹیوشنل جینوسائیڈ آف دی جوڈیشری۔ تو فیصل صاحب، یہ جو 53 کے قریب آپ کی امینڈمنٹس لانے کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت، ان کی نوعیت جس کو آپ کانسٹیٹیوشنل جینوسائیڈ قرار دے رہے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں ایک صدارتی آرڈیننس، پھر آپ دیکھتے ہیں ڈی سیٹنگ آف جسٹس منیب اختر، اور اس کے ساتھ پھر ایک نیا عزم آئینی عدالت کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے نیت ہی اس کے پیچھے غلط ہے۔ سو دا آئیڈیا آف اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ از ناٹ رانگ، بٹ دا وے اٹس بینگ ڈن از دا پرابلم ہے۔ No, the idea of the constitutional court, I think, in the context of Pakistan right now or in the near future, I think is a wrong idea. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک آپ کا لانگ سٹینڈنگ جوڈیشل سسٹم ہے جو ایٹ لیسٹ کوئی 100 سال سے اوپر سے چل رہا ہے، اس کو یوں اچانک اتنی ریڈیکل امینڈمنٹس کے تھرو نہیں بدلنا چاہیے۔ اور آپ اس کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں جب مارشل لا بھی لگے اور آپ کے 4 ڈکٹیٹرز نے بالکل نیا کانسٹیٹیوشن بھی دینے کی کوشش کی، وہ کیا ایوب خان تھے، وہ یایا تھے، وہ ضیاء الحق تھے، جنہوں نے اوور 85 امینڈمنٹس کی کانسٹیٹیوشن میں، وہ مشرف تھے۔